तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे 2013 का सीसेट। तो देखिए, यूपी पीसीएस का आप एग्जाम देना इस बार चाह रहे हैं, तो उसका सीसेट पढ़ना बहुत जरूरी है। और सीसेट में देखिए, इस बार हम लोग क्या लेकर आए हैं, हिंदी का, जिसमें कि 2012 का हो चुका है और आज है 2013 का। कम्युनिकेशन स्किल मैडम करा रही हैं, जो कि पूरा हो चुका है 2012 से लेकर 2023 तक। और वैसे ही ये पैटर्न चलेगा हिंदी का भी 2012 से लेकर पूरा 2023 तक का। ठीक है, तो बन रही है हमारे साथ, और पूरा हिंदी का पीआईक्यू देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर हिंदी का सेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता। तो 64 से लेकर 67 तक यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इसके आधार पर ही आपको आंसर बताना रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे गद्यांश को। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्रायः आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है, तभी से आलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। और संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य काव्य नहीं कहलाता। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य भामह का भी प्रश्न कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी साहित्य भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता। आचार्य दांडी ने अलंकारों को काव्य का शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी में कर्म धर्म कहा है। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि लोक व्यवहार की भाषा होती है। तो देखिए, भले ही आपको आंसर दिख जाए, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है गद्यांश देकर। तो क्या कह रहा है कि लोक व्यवहार की भाषा होती है अलंकार पूर्ण साहित्य भाषा, या सांस्कृतिक लोक भाषा, व्याकरण सम्मत लोक भाषा, या बोलचाल की सामान्य लोक भाषा। तो इसमें देखेंगे बोलचाल की सामान्य लोक भाषा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। देखेंगे यहाँ पर लोक व्यवहार की भाषा बोलचाल की सामान्य लोक भाषा होती है। गद्यांश के अनुसार भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्रायः आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा का विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है, वह प्रवृत्ति है लाक्षणिक एवं व्यंजना प्रधान भाषा का प्रयोग, अलंकारित भाषा का प्रयोग, लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग। चौथा है कोमल कांत पदावली का प्रयोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अलंकारित भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलंकारित भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं विश्वनाथ, भामह, दांडी या बाणभट्ट। तो ये हो जाएंगे विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है कि प्रथम परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है, परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है कि प्रथम परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित होती है। चलिए, एक गद्यांश और दिया गया है और इसके आधार पर ही आपको आंसर देना रहेगा 68 से लेकर 71 तक का। तो बहुत ध्यान से इसको भी पढ़ेंगे। आज तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में देश के आधुनिकीकरण और विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भूमंडलीकरण एक मोहक शब्द है। अमेरिका तथा उसकी बिरादरी के एकाधिकारवादी बड़े पूंजीवादी देशों ने
गरीबी से संघर्ष कर रहे विकासशील देशों के त्वरित विकास के लिए इसे एक कारगर और प्रभावी उपाय के रूप में प्रचारित किया है। विकास के प्रश्न को केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखने वाले इन बड़े राष्ट्रों का मानना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में इसकी भूमिका चमत्कारिक है। इस अर्थ में भूमंडलीकरण आज विश्व में विकास का नया और आकर्षक नारा बन गया है। आर्थिक विकास के संदर्भ में भूमंडलीकरण का अर्थ है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से संबंध किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से संबंध उसे विश्वव्यापी बनाना। इसके लिए सभी वस्तुओं की आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश आदि उदार अर्थनीतियों को अपनाना आवश्यक है। आर्थिक उदारीकरण भूमंडलीकरण की आधारभूत शर्त है, जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी आयाम नहीं दिया जा सकता। उदारीकरण का अर्थ है देश के उद्योग, व्यापार, लघु उद्योग और निर्यात की उपेक्षा कर देश में विदेशी उद्योग व व्यापार स्थापित करने एवं आयात को बढ़ावा देने की उदारता बरतना। इस प्रकार भूमंडलीकरण निर्यात की तुलना में आयात तथा स्वदेशी उद्योग धंधों की अपेक्षा विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की आधारभूत नीति को अपना कर चलता है, जो किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। विश्व के बड़े पूंजीवादी राष्ट्रों ने भूमंडलीकरण को विकासशील देशों के लिए एक अद्भुत वरदान माना है, गोया वह उन देशों के विकास के लिए अलादीन का चिराग हो। तो चलिए देखिए पूछता क्या है। भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है, स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है, विकासशील देशों को त्वरित विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीकरण में विश्व के सभी देशों के समान विकास की भावना निहित है। राष्ट्रों की सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण होता है। बड़े राष्ट्रों की एकाधिकारवादी मनोवृत्ति पर कुठाराघात होता है और बड़े देशों द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित होता है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। बड़े देशों द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित है। भूमंडलीकरण में बड़े देशों द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित है। गद्यांश के अनुसार भूमंडलीकरण निर्यात की तुलना में आयात तथा स्वदेशी उद्योग धंधों की अपेक्षा विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की आधारभूत नीति को अपनाकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अलादीन का चिराग का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होता है, ऑप्शन सी है अभिषिप्त वस्तु, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। तो देखेंगे अलादीन का चिराग का अर्थ है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। विश्व के बड़े पूंजीवादी राष्ट्रों ने भूमंडलीकरण को विकासशील देशों के लिए एक अद्भुत वरदान माना है। गोया वह उन देशों के विकास के लिए अलादीन का चिराग हो। क्वेश्चन नंबर 71 है, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? आर्थिक उदारीकरण, वैश्विकरण, भूमंडलीकरण या बाजारीकरण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे भूमंडलीकरण पर। ठीक है, चलिए एक गद्यांश और दिया गया है, अब इसको देखकर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 72 से 75 तक का देखेंगे। यहाँ पर शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शीलयुक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है और इससे शंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। इससे ऐसा सुखद वातावरण सृजित होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत ही नहीं आती।
अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटों बड़ों आदि सभी के लिए शीलयुक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक को वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है, साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षकगण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं है। इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मूल भूमिका तो व्यक्ति स्वयं अदा करता है। चिंतन, मनन, संस्गति, स्वाध्याय और सतत अध्याय से इस गुण की सुरक्षा और इसका विकास होता है। सुसंस्कृत मनुष्य के चरित्र का यह शील अभिन्न अंग है। यह गुण मनुष्य को सच्चे अर्थों में मानव बनाता है। इस अमूल्य गुण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इससे मनुष्य की गरिमा बढ़ती है और उससे व्यक्ति में चार चांद लग जाते हैं। तो देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था। ये गद्यांश इसीलिए दिया जाता है ताकि आप एकदम इतना कन्फ्यूज हो जाएं कि क्वेश्चन का आंसर ही न दे पाएं। देखिए पूछ क्या रहा है, शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप प्रैक्टिस पे बेस पर होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो देखेंगे कह रहा है कि साधन सुलभ कराने के द्वारा प्रभावित करता है, लोगों की निस्वार्थ सेवा द्वारा प्रभावित करता है, सबको गर्मजोशी से स्वागत द्वारा प्रभावी करता है, या तो ऑप्शन डी है सुखद वातावरण के सृजन द्वारा प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुखद वातावरण के सृजन द्वारा प्रभावित करता है। चलिए 73 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, कह रहा है कि शील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में मधुर एवं प्रागढ़ संबंध स्थापित होता है। तो पहला ही कथन सही हो जाएगा, मधुर एवं प्रागढ़ संबंध स्थापित होता है, जो कि उस पर पढ़ा भी गया था। देखेंगे यहाँ पर कहाँ पे लिखा था कि शील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में मधुर एवं प्रागढ़ संबंध स्थापित होता है। गद्यांश के अनुसार इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षकगण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर एवं प्रागढ़ संबंध स्थापित होते हैं। प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। शील गुण किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है। शील गुण मित्रों के साथ समय बिताने से, प्रतिदिन नियमित व्यायाम से, स्वयं के चिंतन मनन संस्गति और सतत अभ्यास से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पचहत्तर है शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितधारक है क्योंकि इससे बहुत अधिक संपत्ति मिलती है, कटुता दूर होती है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है, पुण्य प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कटुता दूर होती है, कटुता दूर होती है। शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है क्योंकि इससे कटुता दूर होती है। शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है और शीलयुक्त व्यक्ति जो है युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है। चलिए 76 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इसमें हो जाएगा प्राण। प्राण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है जबकि शिशु, पुस्तक और भक्ति एक वचन में भी प्रयोग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, यहाँ पर डैश है, पाई जाती है। वाक्य के रिक्त में स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। कौन सा होगा, निर्लिप्तता, लिप्तता या निष्कपटता या निपटता। तो देखेंगे इसमें आएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, इसमें निर्लिप्तता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्लिप्तता। देखेंगे यहाँ पर महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के लिए
भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। यहाँ पर निर्लिप्तता शब्द के दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त है। खर। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। गधा, बाढ़, तिनका, एक राक्षस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बाढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या लगा देंगे, इसमें बाढ़ हो जाएगा। देखिए, खर शब्द का अर्थ बाढ़ नहीं होता है। अन्य विकल्प गधा, तिनका, एक राक्षस खर शब्द के अर्थ हैं। बाढ़ शब्द के पर्याय जो है तीर, तोमर, बिसिक, सर, ईर्षु और सहायक होता है। चलिए 79 नंबर है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री। तो कवि का स्त्रीलिंग देखिए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है, मात्रा भी ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, कवित्री। ठीक है, चलिए 80 नंबर देखेंगे। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में गणना गौर से देखना नहीं होता है, मन में खटकना हो जाता है और वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा भी रखना होता है। ऑप्शन नंबर डी भी लगा देंगे, यानी बी और डी दोनों हैं। चलिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अंत्याक्षरी, पूज्यनी, तदुपरांत कवित्री। तो देखेंगे इसमें अंताक्षरी जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी अशुद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे कैसे अशुद्ध है। तो देख लीजिए यहाँ पर पूज्यनी होता है पूजनीय, तदुपरांत होता है तदुपरांत और कवित्री होता है कवित्री। देखिए यहाँ पर कवयित्री होगा, य पे छोटी रहेगा और त्र पे जो है बड़ी रहेगा। ठीक है, और कव रहेगा, कव। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार यह। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास नहीं है। लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। ऑप्शन डी है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर इसका पहले तो एक्सप्लेनेशन। देखिए विकल्प डी में कर्मधारय समास नहीं है। शेष विकल्पों में विशेषणों भयपद कर्मधारय समास है। विशेषणों भयपद कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नील पीत, नीला पीला, शीतोष्ण ठंडा गरम, लाल पीला, भला बुरा, सुनी अनसुनी और ऊंच नीच, कहानी अनकहानी, ये सब होते हैं। और दृष्टव्य में क्या होते हैं? ये विशेषणों भयपद हैं। यह दोनों पद विशेषण वाले कर्मधारय के विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें विग्रह में दोनों पदों के बीच और जैसा संयोजक अव्यय न आए, अर्थात दोनों पद विशेषण ही बने रहे, संज्ञा के रूप में स्पष्ट न हो। 83 नंबर में है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम तो होता है रोपड़। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, रोपड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, वाक्जाल का संधि होगा। वाक्जाल क्या होगा? वाक हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? जाल हो जाएगा। वाक जाल कौन से वाले में है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको, वाक जाल। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए ध्यान से, क्या पता वही क्वेश्चन ना आगे घुमा क्वेश्चन पूछे। देखिए वाक्जाल का संधि विच्छेद वाक प्लस जाल होता है। यदि क च ट त प देख रहे हैं, क फिर उसके नीचे क्या आता है? च, फिर ट, फिर त, फिर प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग आए अथवा य र ल व स अथवा कोई स्वर हो तो क जो है, जो क है ना, इस पे हलंत बिंदु लग जाएगा। क च ट त प पे स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी कि ग ज ड द ब हो जाएगा। जैसे वाक धन इस, वागीस प्लस वाक, मतलब ये वाक प्लस इस वागीस हो जाएगा। वाक प्लस जाल वाकजाल, दिक प्लस गज दिग्गज, अच प्लस अंत अजंत और सत प्लस वाड़ी सदवाड़ी। ठीक है, देखिए सौ के बाद तो यहाँ पे आया था, लेकिन तो के तीसरा का वर्ड आएगा द। ठीक है, आ गया तो सदवाड़ी हो जाएगा वैसे ही। चलिए 85 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का अर्थ पर्याय नहीं है। सरिता का तटिनी है, निम्ना है, तरिंगरी है,
त्रिपथगा नहीं है, त्रिपथिका नहीं है। गंगा का होता है पर्यायवाची त्रिपथगा। तो देखेंगे सरिता का पर्याय तटिनी, निम्ना, तरंगड़ी, निर्झरणी, पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, सरी, तरंगवती, ये सब हैं। 86 नंबर, क्वेश्चन नंबर 86। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। तो ये कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, डी मतलब 2। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए पहले अच्छे से। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक देखेंगे क्या है? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या उसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण के लिए श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्तृ रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है? उत्तर है आम। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना जो है क्रिया सकर्मक है। चलिए अकर्मक देख लीजिए। अकर्मक क्या है? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो श्याम सोता है, इनमें क्या है? इनमें सोना जो है क्रिया है, क्रिया अकर्मक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। इसका भी एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ेंगे। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थल व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे पूछ दिया था य, र, ल, व, क्या पता और भी पूछ दें। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे य, र, ल, व ये है अंतःस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठों के परस्पर सटाने से होता है। बोल के भी देख लेते हैं। य, र, ल, व, है ना? य से अब पूरा मुंह से निकल के आ रहा है र, और फिर ल, और फिर व, ऐसे पूरा देखेंगे तो सब स्पर्श होगा। अतः ये चारों अंततः व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। उसमें व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है, जैसे श, स, ह। ये क्या है? ये उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अच्छा अब और भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोलने वाला। तो कंठ यानी यहाँ पे आपके गले पे देखेंगे कंठ के पास से बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। क बोल के देख लीजिए, क, ख, ग, घ, अंगा। प्रैक्टिस करिए, क, ख, ग, अंगा। वही देखेंगे उसके नीचे जो होता है तालु से बोला जाता है। तालु, जब तालु को सटाएंगे ना तभी बोल पाएंगे च, छ, ज, झ, इया, ऐसे। ठीक है। और मूर्धा से क्या है? देखिए ट, जब मोड़ेंगे अपने टंग को तभी बोल पाएंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। दंत, दांत में सटा के त, थ, द, ध, न। अच्छा अब बिना दांत में सटाए त बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। जिसके पास दांत नहीं रहता है इसीलिए वो तोतला हो जाता है। सॉरी, वैसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए जिसके पास दांत नहीं रहता है वो त नहीं बोल पाएगा। बिना दांत में सटाए त बोलिए, नहीं बोल पाएंगे आप। ट नहीं हो पा रहा है ना। ट, ठ जब बोलने जाएंगे तो ट निकल जाएगा। तो त, थ, द, ध, न ये सब दंत से यानी दांत से स्पर्श होते हैं तभी बोल पाएंगे। उसके बाद देखिए बिना ओठ सटाए प नहीं बोल पाएंगे। बिना ओठ सटाए जो है प, फ, ब, भ, म ये नहीं बोल पाएंगे। तो ये हो जाएगा प, फ, ब, भ, म। जिसे आपको अगर पापा बोलना है, पापा, ठीक है, अगर पापा आपको बोलना है तो बिना ओठ सटाए पापा बोलिए, पा, नहीं बोल पाएंगे ना। तो वैसे ही होता है। तो कौन कौन से याद हो गया? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये था हिंदी का। और हिंदी का आज कौन सा हम लोग कर रहे थे? 2013 का। 2012 इसके पहले हो चुका है, 2013 आज हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में 2014 बना दिया जाएगा। ओके, अब ये यहाँ 2012 से लेकर पूरा 2023 तक बनाया जाएगा। तो आप लोग इसका पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।